हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से सेशन को, जहां पे हम ट्रिक्स का खजाना एपिसोड नंबर 5 देख रहे हैं। और टॉपिक है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये काफ़ी बार आपके सीएसआई रेट एग्जामिनेशन, गेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, तीनों एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। ऑर्गेनोमेटेलिक एनएमआर, उसकी वैल्यूज़ पूछी जा रही है, यानी 4-5 कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक के कंपाउंड दिए जाते हैं और उसको मैच करने के लिए बोला था कि कैसे मैच किया जाएगा, किसकी एनएमआर वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है और इसमें हम एक ट्रिक्स भी देख रहे हैं, क्योंकि ट्रिक्स के साथ साथ ही तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कि यहाँ पे आपको डेली सेशन की पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ज़रूर जाके इस टेलीग्राम चैनल नदीम सर टेक्स्ट बुक, ये सामने है आपके, इसको सर्च करिएगा और आप ज्वाइन कर पाओगे। चलिए, तो बात हो रही थी बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक एनएमआर की। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस गिवन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक मेटलेट कॉम्प्लेक्स लिया है। मेटलेट का मीनिंग है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं मेटलेट कॉम्प्लेक्स, है ना। तो MnCO/5 निगेटिव, ये एक मेटलेट कॉम्प्लेक्स है आपका। मेटलेट है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटलेट है। और कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस है, राइट। और मेटलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बच्चों, वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और बेसिक होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और बेसिक होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक बेसिक हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बना देते हैं। यस और नो, मेटल हाइड्राइड यानी MnCO/5 और इसको अटैच हो जाता है हाइड्रोजन और इसको बोला जाता है मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द मेटल हाइड्राइड। अब जो हाइड्राइड है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाइड्राइड है, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये बहुत ज़्यादा शील्डेड है, शील्डेड है। इसी वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट होती है, केमिकल शिफ्ट वो निगेटिव में होती है। टीएमएस के भी पार, है ना, टीएमएस से भी उधर हो जाती है, निगेटिव में चली जाती है, क्योंकि क्या हाइड्रेट है। और जो भी हाइड्रेट होते हैं, जब भी कंपाउंड्स में आप हाइड्रेट को देख लो, समझ जाना यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट आपको मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी। या आपके क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में 2 एनएमआर सिग्नल मिल रहे हैं, जिसमें से एक की केमिकल शिफ्ट निगेटिव है, तो समझ जाना वो हाइड्राइड होने वाले हैं। ये ट्रिक्स है आपके लिए कि वो क्या होने वाले हैं, हाइड्राइड होने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो मेटल हाइड्राइड होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट। बट इसी को अगर आपने इसी मेटल हाइड्राइड को किसी मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, किसी आयोडाइड के साथ, तो ये भी क्या करेगा, SN2 रिएक्शन दिखाएगा, आयोडीन बाहर निकलेगा एंड मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। मेटल कार्बन ये हो जाते हैं आपके CH3CO/4 एंड 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आर रिमेनिंग। बट यहाँ पे मेटल डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन, नॉट हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट होगी वो पॉजिटिव के अंदर आएगी। इस हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट होगी वो पॉजिटिव के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे कोई अगर सब्स्टिट्यूशन है, कोई ग्रुप से आपको दिया गया है, जैसे एलिलिक क्लोराइड आपको दिए गए हैं, तो ये भी क्या दिखा सकते हैं, SN2 रिएक्शंस दिखाएंगे, SN2 रिएक्शन। और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, MnCO/5 अटैच टू CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन्स होंगे उनकी केमिकल शिफ्ट पॉजिटिव आएगी, जो हाइड्रोजन है उनकी निगेटिव नहीं आएगी। निगेटिव किसकी आ सकती है, जहाँ पे मेटल डायरेक्टली अटैच टू द हाइड्रोजन हो जाए, तो वहाँ पे हाइड्रोजन निगेटिव केमिकल शिफ्ट देगा। और जहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है वो निगेटिव केमिकल शिफ्ट नहीं। वैसे कार्बन के साथ होता है कि कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाए मेटल के साथ तो उसकी केमिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा शील्डेड हो जाती है, यानी वो निगेटिव की तरफ शिफ्ट करता है, टीएमएस के उधर शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो मेटलेट होते हैं वो हमेशा, मेटलेट जो बनाएंगे उसमें मेटल हाइड्रेट बना रहे हैं तो उसकी केमिकल शिफ्ट क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, मेटल कार्बन बना रहे तो उसकी केमिकल शिफ्ट, बट जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस वन, इसलिए इसको पॉजिटिव दी गई। इसकी भी क्या दी गई है, पॉजिटिव केमिकल शिफ्ट आपको दी है। बट जो कार्बन है इसकी निगेटिव हो जाए, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो C13 अगर आपको पूछ लिया तो निगेटिव आ सकती है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर। सेकेंड,
मैंने कहा कि बच्चों जो मेटलेट होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। हमने क्या कहा है कि जो मेटलेट होते हैं वो सेम केस है कि MnCO5 आपको दिया है और इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ आपने करा दिया और मेटलेट इज दी न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ये क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन या SN2 प्राइम आपके करेंगे, यहां से Cl निकल जाएगा, ठीक है, और फॉर्मेशन हो जाएगी आपके हेप्टासिटी 1 Mn अटैच टू 1 2 3 और यहाँ पे हेप्टासिटी 1, तो 1 कार्बोनिल, सेकेंड कार्बोनिल, थर्ड कार्बोनिल, फोर्थ कार्बोनिल और फिफ्थ कार्बोनिल, ध्यान में रखिएगा जैसे कि वैसा आपने लिख दिया, ठीक है। और हेप्टासिटी यहाँ पे कितनी आ गई, 1। हेप्टासिटी मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड। अब जब इसकी हम फोटोकेमिकल कंडीशन में रखते हैं या हीटिंग कंडीशन में रखते हैं तो ऑल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आर गो थ्रू दी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं। क्या कर देंगे, डिसोसिएशन। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहां से डिसोसिएट होगा। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड डिसोसिएट होगा तो इस टाइप का कंपाउंड यानी 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन जहां पे एक अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी इंटरमीडिएट। 16 इलेक्ट्रॉन सेट प्रेजेंट। अब क्या होता है बच्चों, अब कोई एडिशनल ग्रुप तो दिया नहीं गया है, तो ये जो आइसोलेटेड ओलिफिन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। आइसोलेटेड ओलिफिन्स आर न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और अपनी हेप्टासिटी को बढ़ा देंगे, 1 हो जाएंगी आपकी 3। तो 1 क्या हो जाती है आपकी 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हेप्टासिटी 1 इज कन्वर्टेड इनटू दी हेप्टासिटी 3 एंड रिमेनिंग कार्बोनिल आर सेम 1 2 3 और ये 4, बट 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस आर रिमेनिंग 18। तो ये तो हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट और यही रिएक्शंस आपको 4 टाइम्स आपके CSR नेट एग्जामिनेशन में पूछी गई है। अब NMR कैसे पूछेगा इस पे, NMR देखिए अच्छे से देखिएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल 2 टाइप के स्पेक्ट्रम्स हमें दिखाता है या 2 टाइप के सिग्नल्स हमें दिखाता है, एट बिलो रूम टेम्परेचर, एट बिलो रूम टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर। बिलो रूम टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं रिजिड। रिजिड का मीनिंग होता है एक जगह पे स्टक हो जाना, एक जगह पे रुक जाना, रिजिड हो गए, ठीक है। बट जैसे रूम टेम्परेचर आएगा तो ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे नॉन रिजिड, यानी फ्लक्सेशन करना शुरू करेंगे। हाइड्रोजन क्या फ्लक्सेशन करेंगे। अब यहां पे देखिए, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, यहां पे हाइड्रोजन है, 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 ठीक है। अच्छे से देखिएगा बच्चों, जब ये रिजिड हो जाते हैं तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, बट ये और दूसरे के ट्रांस में आ रहा है। ये डायस्टोट्रॉपिक प्रोटॉन है और डायस्टोट्रॉपिक प्रोटॉन 2 सिग्नल देते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ट्रांस दिखाई दे रहा है, यानी अलग है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके ट्रांस से अलग है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो एक सिग्नल इसका मिलेगा, एक सिग्नल इसका मिलेगा, एक सिग्नल इसका मिलेगा। तो एट रिजिड फॉर्म 3H1 NMR सिग्नल्स आपको मिलेंगे, 3H1 NMR सिग्नल्स आपको मिलेंगे। बट जैसे ही ये रिजिड करना शुरू करेगा, रिजिड यानी कोलैप्स हो जाएगी, एक्सियल इक्वेटोरियल, यानी यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है वो एक दूसरे में कोलैप्स हो जाएंगे, ऐसे घूमेंगे। तो NMR डज नॉट डिटेक्ट, NMR डज नॉट डिटेक्ट कि जो टर्मिनल कार्बोनिल है वो अलग अलग है, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो अलग अलग है। हाइड्रोजन नॉट कार्बोनिल, टर्मिनल जो हाइड्रोजन है वो कोलैप्स कर जा रहा है, एक दूसरे में कोलैप्स कर जा रहा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और इस हाइड्रोजन का एक सिग्नल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यहां पे H1 NMR सिग्नल आपके 2 आ जाएंगे, H1 NMR सिग्नल सारेंगे 2 H1 NMR सिग्नल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो रेशो आएगा, 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और 1 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, तो रेशो आ जाएगा 4:1। और इसमें जो रेशो आएगा कि 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, फिर 2 हाइड्रोजन का सिग्नल, 1 हाइड्रोजन का, तो इसमें रेशो आ जा रहा है 2:1 रेशो, क्योंकि 3 है ना, 2:1, 3 H1 NMR सिग्नल, यहाँ पे 4:1, 2 H1 NMR सिग्नल। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको पूछने के लिए। अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो है ना कमाल की बात। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। सेकंड है, एक तो हाइड्रोजन
अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटॉन है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 1 और कार्बन 3 पर एनायन चार्ज होते हैं, एनायनिक चार्ज होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मेटल अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, तो इसको क्लेवेज करोगा तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, तो कार्बन 1 पे, ठीक है। ये आइसोमराइज होकर इधर जाएगा, ये आइसोमराइज होकर क्या आ जाएगा, इधर जा सकता है। समझने के लिए मैं इसको ऐसा बना देता हूँ जिससे आप और अच्छे से को रिलेट कर पाए इसको। तो ये मेटल्स हैं, यहाँ पे आ गया CH2 CH, है ना, इधर आ जाएगा। तो इसको अगर पार्शियली पॉजिटिव होगा, पार्शियल, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि कार्बन 1 और कार्बन 3, ये जो कार्बन 1 और कार्बन 3 है, 1 और ये 3 है, इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो निगेटिव चार्ज आता है तो वो शिल्डेड हो जाते हैं, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो डी शिल्डेड हो जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो डी शिल्डिंग की तरफ जाता है, और निगेटिव चार्ज है तो उसमें मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो बहुत ज़्यादा शिल्डेड हो जाते हैं, शिल्डेड हो जाते हैं। तो कभी कभी आपको वैल्यूज़ पूछी जाती है, ध्यान में रखिए, C13 की वैल्यूज़, कि कौन से कार्बन की वैल्यू ज़्यादा है, कौन से कार्बन की वैल्यू कम है। तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने लाया हूँ इस ट्रिक्स के खजाने के अंदर इसको, क्योंकि यहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा अपकमिंग में, जून के अंदर 101% क्वेश्चन बनेगा इस चार्ट से। तो ध्यान में रखिए C13 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो मेटल डायरेक्टली CH3, तो इस कार्बन की वैल्यू आती है -28 से +23। ध्यान में रखिए, है ना, NMR वैल्यूज कार्बन की पूछा है, C13 नॉट हाइड्रोजन। कार्बीन है, कार्बीन की आती है बच्चों 90 से 400। कार्बाइन है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन की वैल्यू आती है 335 से 401। थोड़ा लिख लेना क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, और अच्छे से अपने बुक में नोट करना। नहीं बनेगा तो नदीम सर यहाँ रेडी है आपके लिए, बट मेहनत करना ज़रूरी है। ये मेरा गेसिंग है आपके लिए कि अपकमिंग जून एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना है। एक क्वेश्चन तो आपको NMR से पूछा जाएगा। टर्मिनल कार्बन जो होते हैं आपके डायरेक्टली, उसकी आती है 470 से 560, यानी सबसे ज़्यादा डी शिल्डिंग रीजन में जाते हैं। कार्बोनिल की बात करते हैं, कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसका 177 से 275 ppm, ठीक है। और न्यूट्रल जो फ्री कार्बोनिल होते हैं उनकी 183 से 223, यानी जो टर्मिनल कार्बोनिल है, ये जो कार्बोनिल उसकी ज़्यादा आ रही है। देखिए कितना दिखा रहा है आपको, यहाँ पे 177 से 275 और यहाँ पे 183 से 223, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। हेप्टासिटी 5 है बच्चों, तो उसकी आती है 68 अगर वो डायमैग्नेटिक फॉर्म में है, और पैरामैग्नेटिक फॉर्म में है तो 79 ppm, ठीक है। 79 to 1430 ppm पैरामैग्नेटिक है। जैसे कोई डायमैग्नेटिक फेरो है तो आप उसको ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी, बट पैरामैग्नेटिक है तो वहाँ जाएगी। फेरोसिन है, फेरोसिन की जो कार्बन की वैल्यू होती है देखिए 69 आ रही है, क्योंकि फेरोसिन आपके डायमैग्नेटिक होते हैं, n = 0 होता है तो डायमैग्नेटिक, तो उसकी वैल्यू आपको दी गई है 69 के आसपास, क्योंकि डायमैग्नेटिक। बट इसी जगह पे कोई मैग्नोसेन आता था तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, मैग्नोसेन आता था उसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिक की। तो ये थोड़ा अच्छा ध्यान में रखिए। हेप्टासिटी 3 है तो फिर उसकी कार्बन की वैल्यू 191 से 129। बट मैंने अभी बताया आपको प्रीवियस के अंदर कि 3 टाइप के कार्बन होते हैं। हेप्टासिटी 3 रहता है तो 3 टाइप के कार्बन होंगे। कार्बन 2 जो यहाँ पे दिया गया है, कार्बन 2 कहाँ पे, ये कार्बन 2 है ना, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो कार्बन 2 आपके क्या होते हैं, मोर डी शिल्डेड, और ये मोर शिल्डेड होंगे। तो देखिए, तो कार्बन 2 है वो ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि वो डिल्ट शील्डिंग रीजन में जा रहा है, और ये कम वैल्यू दिखा रहा है बिकॉज वह शील्डिंग रीजन में, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपका ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। तो ये चार्ट पे आपको क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ये चार्ट पे आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि आप टोटली कोरिलेट कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ ना, जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, वरना क्या होता है कि आप कोरिलेट नहीं कर पाते हो, तो चलिए भाई, आप सभी एस्पिरेंट के सामने ये रहा आज का होमवर्क आपका, ठीक है। आज का होमवर्क सभी एस्पिरेंट को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, सोच समझ के, बट है ना, सोच समझ के। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपकमिंग एग्जामिनेशन का गेसिंग क्वेश्चन है ये,
अपकमिंग एग्जामिनेशन का गेसिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड है बच्चों, जो एस्पिरेंट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी एस्पिरेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। टेक्स्ट बुक ने लेकर आया है एक बेहतरीन से कोर्स, ठीक है, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव। रिकॉर्डेड तो सबसे पहले क्या करना है, सुपर कोचिंग के अंदर आपको जाना है। सुपर कोचिंग में जाके यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है। जो भी CSR दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या जून के लिए आप क्रैश कोर्स चाह रहे हो, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, जून वालों के लिए भी और दिसंबर के लिए, ठीक है। तो अभी ऑफर भी आपके लिए शुरू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके इनरोल करना है। अगर दिसंबर के लिए है तो 9 मंथ वाले कोर्स में इनरोल कर लीजिए, और आपको जून ही करना है तो वो तो 2 मंथ वाला है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रखिए और आपको टीम कांटेक्ट करेगी, ठीक है, और कम प्राइस के अंदर आपको देंगे, क्योंकि आप जून वालों के लिए तो कम ही प्राइस हो जाएगा क्योंकि टाइम कम है। तो अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर देना, ठीक है। बट को जो दिसंबर के लिए कर रहे हैं वो डायरेक्ट ये कोड डाल दीजिएगा NADEEM, ठीक है बच्चा, कैपिटल लेटर के अंदर NADEEM डाल दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपकी फीस लेस हो जाएगी। ज़रूरी आप 9 मंथ का लीजिए। अगर दिसंबर के लिए कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा 9 मंथ लो, जिससे क्या होगा कि आप गेट के लिए भी कवर कर पाओगे, क्योंकि गेट का भी हम ले लेंगे वहाँ पे आपका, तो आपका दिसंबर भी कवर हो जाएगा, आपका गेट भी कवर हो जाएगा 9 मंथ में। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सेट भी हो जा रहा है, गेट भी हो जा रहा है, नेट भी हो जा रहा है, तीनों कवर हो जा रहे हैं। तो जाके ज़रूर इस सब्सक्रिप्शन को अभी से ले ले, क्योंकि एंड टाइम पे लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो अभी से ले, और कोई भी इशू आए टेलीग्राम के ऊपर मुझे कनेक्ट ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इशू आ रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम है बच्चा, इस टेलीग्राम के ऊपर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। नदीम सर टेक्स्ट बुक मुझे पिन करना है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। कोई अगर जेन्युइन इशू है फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। यानी किसी को भाई लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा फीस हो गई है तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट करना अभी से है बच्चों, क्योंकि टाइम चले जाएगा तो फिर नहीं होगा। आप क्या करते हो, 3 महीने आता है तो जब लेते हो, अभी से लीजिए, अभी से, चाहे आप MSc फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, MSc सेकेंड ईयर में क्यों ना हो, अभी से आपके पास ये होना ज़रूरी है बच्चों। ज़रूर जाके इनरोल करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो हम रेडी है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ट्रिक्स के खजाना के अंदर। होपफुली आज का जो सेशन था आपको, आप सभी एस्पिरेंट के लिए यूज़फुल होगा। उस चार्ट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा, जिससे वहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में कौन सी ट्रिक्स लाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।